हमारा घर हमारा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हम अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक का अध्ययन करेंगे। 1950 से 1990 में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय देखेंगे। तो 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। राष्ट्र ने निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया। अब स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ अब यह तय करना था कि अब हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगी। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो हमारे नेताओं के सामने एक बात आ गई कि अब हमें तय करना है कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो सबके कल्याण और विकास के लिए कार्य करेगी। अगर हम बॉक्स नंबर 2.1 को देखते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली हो सकती है। अब जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी प्रणाली सबसे अच्छी लगी, लेकिन वो भी सोवियत संघ की उस नीति के पक्ष में नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, यानी जो खेत होते हैं, कारखाने होते हैं, उन पर सरकार का स्वामित्व था। किसी को भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अगर ये हम सोवियत संघ को देखते हैं तो। और भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भूस्वामित्व व अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना भी संभव नहीं था। तो नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसी समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा और जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का स्थान भी होगा। और वे उद्योग जो अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे, उन्हें सरकार ने निजी हाथों में न सौंपकर अपने हाथों में सुरक्षित रखा, और अन्य उद्योग जो निजी क्षेत्र के हाथों में थे, उन पर भी अनेक नियंत्रण लगाए ताकि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न हो सके, अतः निजी एवं सार्वजनिक दोनों व्यवस्था का लाभ प्राप्त करें। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। तो वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की। कब की? सन 1950 में। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। अब योजना क्या है? अर्थात ऐसी रूपरेखा बनाना जिसके अनुसार कार्य किया जाने वाला है। यानी ऐसी रूपरेखा बनाना जिसके अनुसार कार्य किया जाने वाला है, और किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। भारतीय योजना का निर्माता जो है महान लोनिवास को माना जाता है। ये महान सांख्यिकीविद थे। अब पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि चारों उद्देश्य में कोई अंतर विरोध भी ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे समृद्धि। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि। यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या होना? निरंतर सतत वृद्धि होना चाहिए। अतः आर्थिक समृद्धि के लिए देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि जरूरी है।
अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए देश में उत्पादक पूंजी के भंडार अथवा सहायक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, संचार आदि में वृद्धि आवश्यक है, अथवा उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की क्षमता में भी वृद्धि जरूरी है। और अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। अब जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यानी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। इसी कारण नियोजकों ने आर्थिक समृद्धि को भारतीय योजनाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। फिर हम देखेंगे आधुनिकीकरण। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। जैसे किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। अब नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। और आधुनिकीकरण केवल नवीनीकरण, केवल प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। अब जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता था। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने वाला समाज ही समृद्ध माना जाता है। फिर हम देखेंगे आत्मनिर्भरता। तो भारत में नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना रहा है। और यह आत्मनिर्भरता न केवल खाद्यान्नों में वरन मशीनों तथा प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भर बनने से है। अब पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई। अब मूल उद्देश्य उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनको देश में ही उत्पादन संभव है, यानी उनका आयात ना किया जाए जिसका हम देश में ही उत्पादन कर सकते हैं। और यदि विदेशों से सहायता भी ली जाए तो केवल वही जिसमें उत्पादन बचत बढ़ाकर आर्थिक क्षमता का विकास करना संभव हो सके। फिर हम देखते हैं समानता। तो केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि का लाभ देश के निर्धन लोगों को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक सीमित ना रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी जरूरी है। और प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। फिर धन संपत्ति के वितरण में भी असमानताएं कम होना चाहिए। अब इसमें जो अपन प्रश्न देखेंगे तो योजना की क्या परिभाषा है, भारत ने योजना को क्यों चुना, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। फिर एक प्रश्न है कि भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। होमवर्क है ये आपका। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय आपके अगली क्लास में। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।